Hello everyone, welcome back to your own study platform Concept Corridor, a place where we understand each and every concept in simplest way possible. And I am your host and दोस्त योगिता धामी. So NCERT आए हुए ऑलमोस्ट एक महीना कंप्लीट हो चुका है. So अब तो सारी पढ़ाई फुल ऑन गेयर में स्टार्ट हो गई होगी. Yes. यहाँ पर भी हमने आपका साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है एंड इन दिस सीरीज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दी वन शॉट ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. बेटा उस वन शॉट को फिनिश कर रहे में हमें ऑलमोस्ट 2.5 आवर लग गए थे, लेकिन उस पूरे के पूरे 2.5 आवर में वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दिस चैप्टर इन सिंपलेस्ट वे पॉसिबल. सो इन केस यू हैव मिस्ड इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. उसको जाके पक्का चेक कर लेना. चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट है सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दैट्स माई गारंटी. ठीक है, अभी के लिए वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन दिस चैप्टर व्हिच आर गिवन अंडर द हेडिंग पॉज एंड पॉन्डर और एट लास्ट रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन. Here you will understand that how to write the precise answer so that you can score full marks. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं with first question which is given in page number 14. Pause and ponder का पहला question. What argument would you give for the necessities of cell wall in plants usually fixed in one place versus the animal usually move from one place to other? बेटा अब तक तो पता पड़ गया होगा cell wall is present in plant cell not in animal cell. But why? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पहले सेल वॉल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. सेल वॉल गिव्स रिजिडिटी, इट गिव्स स्ट्रेंथ, राइट. अब ये रिजिडिटी की रिक्वायरमेंट किसको है? जो एक जगह पर है, जो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, उसको रिजिडिटी नहीं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, राइट. सो सेल वॉल अगर एनिमल सेल में आ जाएगी, एनिमल सेल में अगर सेल वॉल आ जाएगी तो उससे क्या होगा? रिजिड हो जाएगा सेल, वी वोंट बी एबल टू मूव, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म, राइट. प्लांट्स they stand at one place, they keep on standing at one place, so they need to withstand the harsh condition of environment, so that's why they need the rigidity. ठीक है, प्रॉपर आंसर इसका कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर आंसर नंबर 1, plants are fixed at one place, they need rigid structure to withstand the harsh environmental condition like wind, rain, etc. right. So cell wall provides that rigidity and support. Also it helps the plants to stay upright. ठीक है, so these are the arguments that we are given for the plant. What about animals? Whereas animals move from places to places, they need flexible cells to support the movement. So they need flexibility. Since cell wall would make the cell rigid, this would restrict the movement. So animals do not need the cell wall. यहाँ पे कई सारे आंसर्स में आपको ऐसे कैपिटल में दिखाई देगा. That is just so that you can focus. जब आंसर्स लिखोगे कॉपी में तो मत करना, ऑब्वियसली यू नो दैट, राइट. चलो, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट. नाउ मूविंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन हियर. व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड यू प्रेडिक्ट फॉर अ प्लांट सेल इफ इट्स सेल वॉल वर टू बिकम एज फ्लेक्सिबल एज द सेल मेम्ब्रेन? सेम उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है बेटा. जो सेल वॉल है अगर वो सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? क्या होंगे बताओ? सेल को जो प्लांट है उसको रिजिडिटी नहीं मिलेगी, इट कैन नॉट विथस्टैंड स्ट्रेट, गिर जाएगा, है ना. वो भी क्रीपर की कैटेगरी में आ जाएगा फिर, इजंट इट. चलो, क्रीपर इज अ जोक, ऑब्वियसली यू कांट राइट इट, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी, है ना. प्लांट वोंट बी एबल टू सर्वाइव द हार्श कंडीशन, इजंट इट. सो सिमिलर लाइंस में आंसर आएगा. देखो, if cell wall become as flexible as cell membrane, first plant would lose its rigidity, simple. Next, leaves and flowers would not remain firm, वो फर्मनेस चली जाएगी. प्लांट वोंट बी एबल टू स्टैंड अपराइट, प्लांट वुड विल्ट इजीली. सो एनी 3 to 4 points यू कैन राइट डाउन हियर, नो नीड टू राइट डाउन ऑल, 4 points विल बी इनफ. ठीक है, इजी वाले जो आपको खुद याद हो. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट. Why is it important to cut 2 potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquids? कहाँ से है ये क्वेश्चन? जहां पर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेक करी थी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, और मैंने करवाया भी था वन शॉट में. तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ये व्हाई वी हैव टू टेक 2 पोटैटो पीसेज रफली इक्वल इन साइज. क्यों हमें बराबर साइज के लेने चाहिए ऑलमोस्ट? बिकॉज वी नीड टू कंपेयर देयर साइजेज. और साइज कंपैरिजन कब हो सकता है? जब वो पहले इनिशियली इक्वल साइज के हों, है ना. आफ्टर 2 hours व्हेन वी आर चेकिंग देम, एक का साइज श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है. व्हाई? बिकॉज वाटर इज कमिंग आउट. तो वो साइज कंपैरिजन हमें करना है, इसलिए पहले ही वो सेम साइज के होने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई वी नीड टू मेजर देयर इनिशियल वेट? बिकॉज कितना वाटर किस में से इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इजंट इट. यहाँ पर हो क्या रहा है? ऑस्मोसिस से एक में से वाटर बाहर आ जाएगा, यस, और एक में वाटर अंदर चला जाएगा.
सो स्पेशली वेयर द वाटर इज गोइंग इनसाइड द पोटैटो, तो बहुत कंसिडरेबल चेंज हमें देखने में समझ में नहीं आता, लेकिन अगर वेइंग हो जाएगी तो एग्जैक्टली पता पड़ेगा कितना वेट इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ दैट इज द प्रूफ कि वाटर अंदर चला गया है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज टू आर इंपॉर्टेंट। देखो आंसर कैसे लिखोगे। फर्स्ट, cutting in equal size and measuring initial weight ensures we can calculate exact change in the weight, exact weight change पता पड़ेगा। सेकेंड, we can compare the difference, हमें बाद में कंपैरिजन में इजी हो जाएगा। सो दिस इज डन टू मेक द एक्सपेरिमेंट अ फेयर टेस्ट। क्लियर, इजी है ये वाला भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन पेज नंबर 19, पॉज एंड पॉन्डर का फोर्थ क्वेश्चन। डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीजंस। बेटा व्हाइट अगर फ्लावर है तो क्या उसके अंदर कोई पिगमेंट होगा? पहली बात तो हम कौन से पिगमेंट की बात कर रहे हैं और कहाँ पर ये पिगमेंट मिलता है? बेटा सारे के सारे प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड 3 कैटेगरी के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, राइट। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, राइट, विच गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स। अगर क्रोमोप्लास्ट होगा तो दैट इज द कलरफुल, क्रोमो मतलब कलर, तो वहां पर कलरफुल पार्ट मिलेंगे। अब ल्यूकोप्लास्ट अगर है तो ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस, तो जहां पर भी कलरलेस पार्ट है या व्हाइट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर ल्यूकोप्लास्ट होता है, बट इट इज कलरलेस, सो दैट्स व्हाई व्हाइट कलर फ्लावर इज अपियरिंग व्हाइट। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम व्हाइट भी तो कलर है, वो कलरलेस थोड़ी होता है ना, व्हाइट को भी हम कलर ही कैटेगरी में मानते हैं। नो डाउट बेटा मानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इज कंप्लीटली कलरलेस, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जहां पर वो होता है और अगर उस एरिया में लाइट फॉल हो रही है तो वहां पर रिफ्लेक्शन हो जाता है। यस, रिफ्लेक्शन की वजह से हमको कोई भी वो जो पार्ट होगा वो व्हाइट दिखता है, ठीक है। अब ज्यादा फिजिक्स में अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए यहां पर आ जाओ। सो यस इट कंटेन्स द ल्यूकोप्लास्ट। देखो आंसर कैसे लिखेंगे। यस, व्हाइट फ्लावर्स डू कंटेन द पिगमेंट बट दे आर प्रेजेंट इन द ल्यूकोप्लास्ट व्हिच आर कलरलेस। क्लियर, सिंस देयर आर नो कलर्ड पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट तो है नहीं, दैट्स व्हाई दिस फ्लावर इज अपीयरिंग व्हाइट। ठीक है, सिंपल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, फिफ्थ वन। Draw a well-labeled schematic diagram of plant and animal cell using these clues. Okay, so plant cell और animal cell का डायग्राम बनाने की बारी आ गई है। यहाँ पर हमको फोकस किस पे करना है? न्यूक्लियस that appears as dark and round body inside the cell. ER endoplasmic reticulum बनाना है हमें। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सो बेसिकली 4 things that we have to highlight. ठीक है, लेकिन हम डायग्राम पूरा ही बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं। Here we will draw the plant cell and here we will draw the animal cell. ठीक है, अब बेटा प्लांट सेल और एनिमल सेल आपकी जो बुक में दिए हुए हैं वो 3D टाइप स्ट्रक्चर है। डो नो नीड टू मेक दैट, मेक अ सिंपल वन। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बेटा प्लांट सेल की बॉडी में हमेशा रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सो ऑलवेज मेक अ स्ट्रक्चर विच इज हैविंग सम कॉर्नर्स। ठीक है, बिल्कुल पेंटागन टाइप बनाने की जरूरत नहीं, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है। हम यहाँ पे स्क्वायर भी बना सकते हैं। सो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस टाइप से हम इसका आउटर शेप देंगे। एनिमल सेल है तो आप राउंड बना लो। दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, राइट। हमने ये ब्लू कलर से क्या बनाया अभी? सेल मेम्ब्रेन। दोनों ही जगह होती है, तो आप यहीं पर इसकी लेबलिंग कर लो। सेल मेम्ब्रेन की लेबलिंग क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर लेबल करते हुए जाएंगे। इसके बाहर सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में। सो यू नीड टू ड्रॉ दैट। सो प्लांट सेल का सेल वॉल कुछ इस तरह से आप बनाओगे, राइट, सेल वॉल। नेक्स्ट, नाउ वी विल मेक द सेंट्रल पार्ट, दैट इज द प्रोमिनेंट डार्क पार्ट, ये वाला। लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा सा साइड में होता है। क्यों होता है भाई साइड में? क्योंकि यहां पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है जो उसको साइड कर देता है। व्हाट इज दैट? दैट इज वैक्यूल। यस, सो लेट्स से दिस इज वैक्यूल। ठीक है, सो हमारा यहां पर नेक्स्ट लेबलिंग भी हो गई। दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में हमने क्या मिस कर दिया? हमने डबल मेम्ब्रेन मिस कर दी। सो यहां पे हल्की एक और बाहर मेम्ब्रेन बनाएंगे आप, थोड़ा सा इस तरीके से। ये क्यों हमने इसको वेवी सा क्यों दिखा रहे हैं हम? Because to show that it is having pores. And यहीं से आगे एक्सटेंड क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसी से कनेक्टेड क्या होती है?
आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, सिंगल नहीं होते। Here also we will make the same. Something like this. ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या बनाना है? We have to make two types ना, endoplasmic reticulum, smooth and rough, right? तो rough क्यों होती है? Because यहाँ पर छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं। जहां पर राइबोसोम होगा वो वाला आपका रफ हो जाएगा, जहां पर राइबोसोम नहीं होगा दैट विल बी स्मूथ। Now, are these ribosomes only present on this endoplasmic reticulum? No. Some are attached to ER and some are free in the cytoplasm also. So you have to make somewhere here, छोटे छोटे से डॉट बना दो. So we are done with ribosomes also. Clear? इनकी फटाफट लेबलिंग करते रहो. So we are done with nucleus, nuclear membrane. Now this is endoplasmic reticulum. Here we are done with both. अगर RER और SER भी आप यहाँ पे आराम से लेबल कर सकते हो, है ना. इसके बाद यहाँ पर हमने एक क्या मिस कर दिया, ये वाला पार्ट. ये क्या था? साइटोप्लाज्म, दोनों ही जगह. क्लियर? यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बनाया हमने? सेल वॉल. ये क्या है एक्स्ट्रा? यहाँ पे नहीं लिखा, वैक्यूल. अब इसके बाद क्या बचा? और क्या बनाने के लिए बोला था आपको? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. सो माइटोकॉन्ड्रिया अगर बनाना है तो क्या बनाना पड़ता है? सीधे हॉट डॉग. जस्ट मेक दिस एंड टेक सम कलर इनसाइड. नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं लेते हैं. क्या ले? रेड ले ले. चलो. सो हियर यू नीड टू मेक द क्रिस्टे. मेयोनीज डाल दो बेसिकली उसके ऊपर. समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो डोंट मेक जस्ट ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं. Make at least 2. Done. Now this side also. Mitochondria दोनों ही जगह पे होते हैं. So this is one of the mitochondria, let's say, और एक को हम यहाँ बना देते हैं. ठीक है. So now, okay, change in color. Mitochondria also done. Now we are left with what? We are left with chloroplast. We can say plastid, right? So यहाँ पर क्या plastid होते हैं? नहीं होते. Only in the plant cell. So here you need to make a plastid and दो बनाएंगे हम यहाँ पर plastid को भी, and उसके अंदर हम, because we are basically showing here the chloroplast, just make these green stackings. Green stackings. And we are done with plastid also, and it is also double membrane. Don't forget that. Double membrane वाले को दिखा दो double membrane. दिखाने में कोई problem नहीं है ना. So this is your plastid also. Done. अगर अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है that you have to draw the Golgi apparatus also. So then Golgi apparatus में क्या करना है? कहीं पर भी just एक बड़े बड़े से stacking कर दो साथ में इस टाइप से. Right? So these are the Golgi apparatus. Here also somewhere you need to draw, because it is present in both the plant cell and animal cell. So stacking of layer, and this is Golgi apparatus. Clear? Bas labeling. So this is mitochondria. Both here. उसके बाद क्या बचा? This is your plastid, that is chloroplast. Done. We are done with this plant cell and animal cell. बेटा ये ऐसे डायग्राम बना के आना है. You will get the full marks and proper labeling के साथ. ठीक है. चलो. Moving ahead. Next question. Page number 22. Sixth question. Instead of many small ones, why does a cell not have a single giant mitochondrion? How does this relate to the concept of surface area? बेटा सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, है ना. तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक सेल में एक बड़ा सा जॉइंट माइटोकॉन्ड्रियन क्यों नहीं होता, छोटे छोटे बहुत सारे क्यों होते हैं, व्हाई एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया. पहले तो ये समझो कि सरफेस एरिया का रोल क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में. बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. जो सेलुलर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस आपने जूनियर क्लास में पढ़ी थी वो यही होती है, राइट. तो सरफेस पे होती है. जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा रिएक्शन, तो उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी. क्लियर.
अब आपको इसका आंसर देने के लिए ये समझ में आना चाहिए कि भाई बड़े वाले माइटोकॉन्ड्रियन का जॉइंट जो माइटोकॉन्ड्रियन है एक, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर छोटे छोटे होंगे तो। अब इसको समझने के लिए चिप्स के पैकेट पे ध्यान दो। एक 50 रुपीज का चिप्स का पैकेट आता है, राइट? उसके अंदर जितने चिप्स हैं और उसी के इक्विवेलेंट अगर हम छोटे छोटे 10 रुपीज वाले चिप्स के पैकेट आपको दे देंगे, कहां पर पैकेट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा? पॉलिथीन का, ऑब्वियसली, जहां छोटे छोटे पैकेट्स आपको मिलेंगे। यस, सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। अगर बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया भाई उसका एक ही एनवेलप है, एक कवर है, राइट? अंदर भी क्रिस्टल फोल्ड तो होंगे, लेकिन वो सरफेस एरिया अगर हम छोटे वालों से कंपेयर करेंगे तो काफी कम होगा, राइट? दूसरा बेटा, माइटोकॉन्ड्रियन सेल जो सेल बॉडी है उसके अंदर मूव करते रहते हैं, जहां पर ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो अगर छोटे छोटे होंगे तो फटाफट शिफ्ट हो सकते हैं, अगर बड़ा माइटोकॉन्ड्रियन होगा तो वो हिलेगा ही नहीं, इजंट इट? सो वहां पर भी अगेन प्रॉब्लम है। क्लियर? देखो आंसर कैसे लिखोगे? मेनी स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड मोर टोटल सरफेस एरिया देन वन सिंगल जाइंट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया का आपको बताना पड़ेगा। मोर सरफेस एरिया सो मोर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल। अगर मोर केमिकल रिएक्शन होगी तो मोर एनर्जी मींस एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड, so cell will work effectively. ठीक है, next, also small mitochondria can also move from one place to another for energy need. Understood? So perfect answer for your notebook. Screenshot लेना है, ले लो. Next question here. If the skin cell starts dividing by meiosis instead of mitosis, what do you think will happen to the cut on the skin? बेटा स्किन में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। इनफैक्ट ऑल ओवर द बॉडी माइटोसिस से ही सेल डिवीजन होता है। मायोसिस कहां पर होता है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। क्यों होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, सेक्स सेल, यानी कि स्पर्म एंड एग, राइट? तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अगर स्किन में भी मायोसिस हो जाए तो क्या होगा। अब इसको समझने के लिए पहले आपको माइटोसिस मायोसिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। बेटा माइटोसिस में पेरेंट सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं आपको 2 डॉटर सेल देते हैं, अगेन जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 आइडेंटिकल कॉपी होते हैं ये पेरेंट की, जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल। ठीक है, मायोसिस में क्या होता है? मायोसिस में जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो फर्स्ट सेल डिवीजन में आपको 2 डॉटर सेल देते हैं विथ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, राइट? 23 पेयर, और फिर ये 23 पेयर आपको अलग फिर से दोबारा 23 क्रोमोसोम वाले, ये ज्यादा छोटा हो गया, एक मिनट, सो 23 वाले 4 डॉटर सेल देते हैं, राइट? सो यहां पर क्या हुआ बेटा? यहां पर पेरेंट सेल के पास थे 46 क्रोमोसोम, डॉटर सेल के पास हो गए हाफ। ये हाफ क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या है? सेक्स सेल है। ये फर्टिलाइजेशन से दूसरे सेक्स सेल से मीट करेगा, अगर ये स्पर्म है तो एग से मीट करेगा, और जहां पे एग के पास 23 होंगे ये मीट करते ही एक नया आपको जाइगोट देंगे जिसमें 46 हो जाएंगे, इजंट इट? सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मायोसिस। और यहाँ पर एक और चीज चेंज होता है बेटा, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो डिवीजन है यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन भी हो जाता है। वाई? बिकॉज क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम का, जहां पर थोड़ा सा जेनेटिक कोडिंग चेंज होती है। ये मैंने आपको प्रॉपर वन शॉट में समझाया था, राइट? तो बेटा यहाँ पर जेनेटिकली चेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम, दूसरा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट 46 तो नहीं मिल रहे। और हमारी बॉडी कब काम कर सकती है? ह्यूमन बॉडी कैन वर्क ओनली व्हेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये ढंग से काम करेंगे? अगर स्किन सेल में ऐसा डिवीजन होने लग गया तो स्किन सेल में क्रोमोसोम ही नहीं है पूरे, यस, तो काम होगा ही नहीं। ऊपर से जेनेटिकली भी डिफरेंट हो जाएंगे, तो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे फिर तो बॉडी बिल्कुल गई, है ना? प्रॉपर फंक्शनिंग हो ही नहीं सकती। जितने भी वुंड होंगे स्किन में, इंजरीज होंगे, वो कभी हील ही नहीं होंगी। क्लियर? तो देखो आंसर कैसे लिखोगे इसका? सिंस सेल नॉर्मली डिवाइड बाय माइटोसिस प्रोड्यूस सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इफ स्किन सेल डिवाइड विद मायोसिस, यहां पर तो क्या होगा? न्यू सेल वुड हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सच सेल वुड बी एबनॉर्मल, right, and cannot function properly. Next, wound would not heal properly, new skin cell would be genetically different. क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक कोडिंग थोड़ी सी चेंज होती है तो जेनेटिकली भी डिफरेंट हो जाएंगे, एंड दिस वुड कॉज द सीरियस प्रॉब्लम। क्लियर? सो अगेन द परफेक्ट आंसर फॉर योर नोटबुक दैट यू हैव टू राइट हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन में फर्स्ट क्वेश्चन, differentiate between the following pairs of terms based on the clues given in the parenthesis. Okay, यहाँ पे differentiate करना है लेकिन इन clues के basis पे. So first one is cell membrane and cell wall. बेटा permeability,
विच इज परमिएबल, सेल वॉल, विच इज सेमी परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो देखो आंसर कैसे लिखोगे इसका, प्रॉपर मैंने ब्लॉक में बना के दिया हुआ है। परमिएबिलिटी के बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल। यहाँ पर क्या अलाउ होता है, ओनली सम सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन सब कुछ अंदर बाहर नहीं आने देती, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यहाँ पर वाटर, डिजॉल्व मिनरल सब कुछ परमिएबल है तो अलाउड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हियर इज बेस्ड ऑन RER एंड SER, बेटा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। सो रफ इज वहां पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें राइबोसोम्स होते हैं। सो अगर माइक्रोस्कोप पर देखा जाए तो रफ सरफेस दिखाई देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ वाला बिल्कुल स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि वहां राइबोसोम नहीं होता, क्लियर। और अब यहाँ पर अगर रफ है और राइबोसोम है तो क्या सिंथेसिस होगा, जहां पर राइबोसोम होता है वहां प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पर जो स्मूथ है वहां पर क्या सिंथेसिस होगा, राइबोसोम नहीं है तो ऑब्वियसली प्रोटीन तो नहीं हो सकता, सो लिपिड्स एंड सम हार्मोन्स, ठीक है। तो यही आप यहाँ पे लिखेंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER में एब्सेंट होते हैं। अपीयरेंस इसकी रफ एंड बम्पी होती है, इसकी स्मूथ होती है। यहाँ पर क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर लिपिड एंड हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, दीज आर द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कलरफुल पिगमेंट्स, राइट। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, yes because of chlorophyll is there। यहाँ पर क्या होता है, it imparts color, clear। so pigment chlorophyll है, green है, यहाँ पर येलो, ऑरेंज या रेड पिगमेंट होता है। फंक्शन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ पर गिव कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स। अब यहाँ पे क्या इससे क्या होता है, वैसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ रही हूँ आपसे, what happens if it gives color, इससे एनिमल्स जो हनी बीज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, जिससे पॉलिनेशन या सीड डिस्पर्सल में हेल्प होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Two similar animal cells are placed in two different solutions. Cell X is placed in the pure water. Cell Y is placed in the concentrated salt solution. बेटा ये आ गया फिर से किस पे, ऑस्मोसिस पे। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक पढ़ा था ना वहां पर। सो देखो आपका जो सेल X है वो वाटर में है और जो आपका सेल Y है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में है, राइट। जहां पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाहर, ये हो जाता है हाइपर, ज्यादा है ना, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जहां पर वाटर है मतलब कोई सॉल्ट ही नहीं है उसके अंदर, तो ये हो जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यस। अब कहां पर पानी अंदर जाता है, बेटा देखो एक शॉर्टकट बता रही हूं याद करने का। जहां पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो सेल को हिप्पो बना देता है, बस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मेक्स सेल हिप्पो, और सेल हिप्पो कब बनेगा, जब पानी उसके अंदर जाएगा, राइट। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर हमेशा अंदर जाएगा और हाइपरटोनिक में हमेशा बाहर आएगा, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लो आप। ओके ऑप्शन, सॉल्ट मॉलिक्यूल मूव आउट, नहीं सॉल्ट मॉलिक्यूल छोड़ दो, सॉल्ट तो मूवमेंट होता ही नहीं, वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर मूव इनटू द सेल X एंड मोर वाटर मूव आउट ऑफ सेल Y, कुछ कंफ्यूजन नहीं। वाटर मूव्ड इनटू द सेल X, यस, वाटर मूव्ड इनटू द सेल X एंड मूव्ड आउट ऑफ सेल Y थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यस, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। इजी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल हियर, आइडेंटिफाई द parts labeled from A to G and correctly match with them with their function given below। function क्या है, अच्छा ये है function। okay now we have to match। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, है ना, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं। सो फर्स्ट वन, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कंट्रोल हाउस कौन सा होता है, जैसे फैक्ट्री का जो कंट्रोल हाउस होता है दैट इज हियर इट इज न्यूक्लियस, राइट। सो न्यूक्लियस कहां पर है भाई, न्यूक्लियस B, तो इसका हो जाएगा B। साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से आपको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी कौन है, एनर्जी कहां से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया, A, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑर्गेनल दैट ऑल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, स्टोर करने के लिए भी होता है और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, दैट इज वैक्यूल इन द प्लांट सेल, दिस इज G, ये रहा G आपका। नेक्स्ट, सेपरेट्स द सेल कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग, ये तो एक ही हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन कहां पर है, सेल मेम्ब्रेन कहां है, दिस इज F, F है कि E है, F है, F, दिस इज F। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल, दिस इज सेल वॉल, सेल वॉल इज E, E is cell wall। Next,
पैक एंड स्टोर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान बनने के बाद आ जाता है प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, दैट इज गोल्जी एपरेटस. कहां पर है गोल्जी एपरेटस? ये रहा C. एंड नेक्स्ट, हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग फूड, ये तो सिंपल है ना, क्लोरोप्लास्ट. कहां पर है? दिस इज D. डन, इजी. चलो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following options of the pairs of cell organelles are correctly placed under the given categories? Okay, तो यहाँ पर कुछ पेयर हैं आपका A, B, C, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में आपको करेक्ट वाला बताना है, राइट? सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल. ल्यूकोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड, तो प्लास्टिड प्लांट सेल में होते हैं. सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल, यस दिस इज करेक्ट. आपको करेक्ट बताना है क्या? आपको करेक्ट बताना है. ओके, दिस इज करेक्ट इन दैट केस. Yes. Now, present in plant cell mitochondria, yes. Ribosome is absent in animal cell. No, ribosome is the site of protein synthesis. Animal को चाहिए, तो ये तो wrong है. Next, cell wall present in plant cell, yes. Golgi apparatus absent, no. Again wrong. Lysosomes present in plant cell, yes. Endoplasmic absent नहीं है, present है. Only this one, first one is correct. ठीक है? चलो. Next question, question number 5. Two students, Renu and Rohit, were having a discussion on the plastids. Renu emphasized that all parts of the plants, even roots, contain plastids. However, Rohit did not agree with the statement and told her that plastids are absent in plant roots, since the roots are underground and do not need to perform photosynthesis. Who is correct? Justify your answer. कौन सही है भाई? अब तो पता ही पड़ गया होगा, इतनी बार हमने डिस्कस भी कर लिया है ना. ऑब्वियसली यहाँ पर रेनू करेक्ट है, रोहित यहाँ पर करेक्ट क्यों नहीं है? बेटा रोहित की इंफॉर्मेशन सही है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है ना, क्योंकि रूट्स में सनलाइट पहुंचती नहीं, सो वहां पर प्लास्टिड नहीं होंगे. लेकिन यहाँ पर रोहित को लग रहा है कि सिर्फ एक ही टाइप का प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल है, राइट? उसको पता ही नहीं है कि दूसरे टाइप के प्लास्टिड भी हो सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई हियर रेनू इज करेक्ट. आंसर कैसे लिखोगे इसका? देखो, रेनू इज करेक्ट है. प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप. सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ रूट्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे आर अंडरग्राउंड, है ना, एंड डू नॉट गेट द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. बट रूट्स डू हैव ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? टू स्टोर व्हाट? या तो स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ ऑयल, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, राइट? सो यहाँ पर रूट्स डू हैव ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड लाइक स्टार्च, ऑयल आप लिख सकते हो आगे, है ना. सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द रूट्स. अच्छा, ऑयल होंगे तो ऑयल सीड्स में होते हैं, पता है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल इन द प्लांट सेल. Discuss how these 2 organelles are structurally and functionally similar to each other and different from each other. बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में काफी सिमिलैरिटीज हैं. क्या क्या हैं? पढ़ाया था मैंने 1 शॉट में डिटेल में, और मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएंगे. ये 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का DNA होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं, यहाँ पे खुद अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं ये. ठीक है, दैट इज द सिमिलैरिटी. उसके अलावा दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, यानी कि इनके बाहर डुअल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, सो दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द 2. और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उनके फंक्शन में. यस, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड अगर आप इसमें आ जाओ क्लोरोप्लास्ट में, सो यह तो साइट ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, देखो सिमिलैरिटी, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, बोथ आर हैविंग देयर ओन DNA एंड राइबोसोम, और अगर राइबोसोम है तो दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन. यस, सिमिलैरिटी. डिफरेंशिएशन में आ जाते हैं. फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया? दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल में. ये कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट, ओनली प्लांट सेल में, है ना. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. फंक्शन क्या है इसका? एनर्जी प्रोडक्शन. यहाँ पर ATP मिलता है, यहाँ पर फूड मिलता है, फूड प्रोडक्शन. नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन. यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस की. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्रिस्टे होते हैं, जब उसको फोल्ड करते हैं तो उसको क्रिस्टे बोलते हैं. यहाँ पर डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, वो बिल्डिंग टाइप की मिलती है ना क्लोरोप्लास्ट में. नेक्स्ट, पिगमेंट यहाँ पर कुछ नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर इट कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लियर? मैंने आपको इतने सारे लिख के दिए हुए हैं, सारे के सारे एक साथ याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट डाउन एनी 4 दैट यू ऑलरेडी नो, डोंट टेक लोड. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन DNA? ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी,
है ना, सेम ही तो है क्वेश्चन। देखो पढ़ो, क्लोरोप्लास्ट यस, राइबोसोम नो, माइटोकॉन्ड्रिया यस, न्यूक्लियस यस। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस दोनों ही जगह डीएनए होता है, दिस इज करेक्ट। बाकी पढ़ लेते हैं, गोल्जी बॉडी नो, राइबोसोम नो, न्यूक्लियस यस, लाइसोसोम नो, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A researcher carried out an experiment in which she took 2 carrots of similar size. She placed 1 carrot in plain water and another one in the concentrated salt solution. After 24 hours, she recorded her observation. बेटा ये वाले टाइप के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएंगे, जहां पर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक ये वाले कंसेप्ट पे आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट हाइपोथेसिस शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। क्यों कर रही वो एक्सपेरिमेंट? She wants to find out the effect of concentration of the surrounding on the cell through the osmosis, है ना, वो osmosis basically check करना चाहती है, and also she wants to check out that permeability of cell membrane। तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, effect of concentration around the cell, osmosis का process, right, ये सब आपका आंसर में आना चाहिए। देखो, so she wants to test the osmosis occurs through the cell membrane and that the concentration of solution affects the water movement। किस तरीके से कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि वाटर मूवमेंट कहाँ को होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बेटा इस एक्सपेरिमेंट को प्रिसाइसली करने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हो? हमने ऑलरेडी अगेन डिस्कस कर लिया था ये पोटैटो वाले में, पोटैटो का सेम साइज क्यों होना चाहिए, बस वही सब। सो क्या हो सकता है यहाँ पर, कैरेट बिल्कुल सेम साइज के होने चाहिए, उनको एक्सपेरिमेंट से पहले वे कर लो, है ना, एक्सपेरिमेंट के बाद भी उनको वे करो, सो दीज ऑल। ठीक है, देखो आंसर, यूज कैरेट ऑफ एग्जैक्टली सेम साइज एंड वेट। नेक्स्ट, मेजर द इनिशियल एंड फाइनल वेट ऑफ बोथ द कैरेट्स so that you can find out the difference. Use same amount of solution in both the beakers, very very important। दोनों ही बीकर में जहां पर आपने वाटर और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कीप बोथ कैरेट्स फॉर सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सेम कंडीशन, सेम इन्वायरमेंट, सेम टेम्परेचर, राइट। इसमें कितने और एडिशन हो सकते हैं, तो इतने तो नहीं कर पाओगे आप, सो जस्ट राइट डाउन 3-4 जो आपके बुक से मैच करते हो। ठीक है, सो ये वाला पक्का होना चाहिए, सेम वेट एंड साइज, और ये मेजर इनिशियल एंड फाइनल वेट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी है, उसको हम दोबारा देखेंगे यहाँ पर। Why does the carrot in plain water stay stiff and crunchy but the carrot in concentrated salt solution become rubbery and limpy? क्या बताया था मैंने बेटा, जहां पर कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा तो हाइपर हो जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जहां पर प्लेन वाटर वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होगा वो हिप्पो बन जाएगा, हिप्पो बन जाएगा तो वो बिल्कुल फॉर्म रहेगा, क्रंची होगा। इससे क्या पता पड़ रहा है, प्लेन वाटर में पानी गया अंदर कैरेट के तो वो क्रंची और स्टिफ रहा, तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, सारा पानी बाहर आ गया। अगर कैरेट का सारा पानी बाहर आ गया तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल लूज सा हो जाएगा, है ना, तो रबरी एंड लिम्पी हो गया। ठीक है, आंसर, इन प्लेन वाटर वाटर इज हाइपोटोनिक टू कैरेट सेल। बेटा ये वर्ड लिखना पड़ेगा आंसर में फुल मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि वाटर इज हाइपोटोनिक टू द सेल, वाटर इज हाइपरटोनिक टू द सेल, आपको पता होना चाहिए, लिखना है इसको। Now water moves into the carrot cell by osmosis. Now cell becomes turgid and firm, so carrot stays stiff and crunchy. ठीक है, next, in concentrated salt solution क्या हुआ, salt solution is hypertonic to the carrot cell, so water moves out of the carrot cell by osmosis. Cell loses the water and become less turgid and become rubbery and limpy. Clear? Simple answer. चलो next question, question number 9. Indicate the presence or absence of the following structure in bacterial or animal cell. बेटा बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल और एनिमल और प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल, पढ़ाया था ना, डिफरेंशिएशन पता है। चलो फटाफट करते हैं इसको। सो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भाई बैक्टीरियल सेल में होते हैं क्या, ऑफ कोर्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल तो होता है ना उसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती लेकिन जेनेटिक मटेरियल होता है। सो यस, हियर आल्सो यस। न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में नो, यहाँ पर न्यूक्लियोइड होता है, उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, यहाँ पर यस। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में नो, यहाँ पर कोई ऐसे सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, सो नो आएगा यहाँ पर यस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स नो, यहाँ पर यस। क्रोमोप्लास्ट ऑफ कोर्स अगेन हियर नो, यहाँ पर यस। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल, सारे के सारे एनिमल सेल में यस करेंगे, बैक्टीरियल सेल में नो करेंगे। सिंपल। चलो moving ahead, next question, question number 10. Carry out the following experiment.
टेक 4 peeled potato halves and scoop one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Okay, place each of the potato cups in the beaker containing water. Okay, now set up the experiment as follows. बेटा यहाँ पर अगेन हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। अब जिनको कंसेप्ट अच्छे समझ में आया है सिर्फ वही इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखो करना क्या है, आपको पोटैटो लेना है, हाफ लेना है उसका सेमी सर्किल, उसमें से सेंटर वाला पार्ट निकाल के उसको एक बोल का शेप देना है, कटोरी का शेप देना है, राइट। उन सबको आपने रखना है प्लेन वाटर में। बीकर में पहले से प्लेन वाटर है, प्लेन वाटर में डिप करोगे और अगर वो बोल शेप है तो ऑब्वियसली सिंक तो नहीं होगा, फ्लोट करेगा, है ना। देखो सब जगह फ्लोट कर रहा है, राइट। नाउ अब उसके आगे आपको करना है कुछ सेटअप द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करना क्या है भाई, कीप कप ए एम्प्टी, कप ए के अंदर कुछ नहीं डालना है। कप बी ऐड 1 टीस्पून शुगर इन कप बी और ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी। कप बी में आपने शुगर डाल दिया तो अंदर कप के अंदर का सेंटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा है। यहां पर सॉल्ट डाला तो अगेन सेंटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा है। नेक्स्ट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो इन कप डी। यहां पर भी आपने शुगर डाला, कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, लेकिन कप डी का जो पोटैटो है बेटा वो बॉइल्ड है। अगर बॉइल्ड है तो इसका मतलब सारे के सारे सेल डेड हैं, तो जो हम नॉर्मल प्रॉपर्टी देखते हैं सेल की वो हमें कुछ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। ओके बेटा, इन क्वेश्चन को समझने से पहले इस सिनेरियो को अच्छे से समझ लो। डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का बढ़ गया है, यहाँ पर बताया मैंने, है ना। तो पहले समझते हैं। देखो सब जगह प्लेन वाटर, बीकर में प्लेन वाटर, तो प्लेन वाटर और अगर कप की बाहर की सरफेस ले लो, है ना, पोटैटो की बाहर की सरफेस ले लो, तो इन दोनों के बीच में ये वाला हाइपरटोनिक की हाइपोटोनिक, बीकर का पानी हाइपोटोनिक, प्लेन वाटर है ना, राइट। सो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपोटोनिक है तो ये सेल को हिप्पो बनाएगा, यानी पानी किसके अंदर जाएगा, पोटैटो के अंदर जाएगा, राइट। तो हम यहां देखते हैं, कहाँ लिखे, यहां लिख लेते हैं। सो वाटर, because it is hypotonic, so water will move inside the potato, right। अब पोटैटो के बाहर, पोटैटो के बीच में जो सेंटर वाला पार्ट है उसका एनवायरमेंट कैसा है, उसका एनवायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई पानी उस कप के अंदर भी जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो बी में और सी में जो सेंटर वाला पार्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया है, यानी यहां पर हो गया है हाइपरटोनिक एनवायरमेंट हो गया है कंपैरिजन टू पोटैटो, राइट। और जहां पर हाइपरटोनिक होता है बेटा वहां पर हमेशा पानी बाहर को आता है, सेल से बाहर आता है। सो वाटर गया पोटैटो के अंदर, पोटैटो से वाटर कहां जाएगा, जहां पर भी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और कंसंट्रेशन ज्यादा कहां है, कंसंट्रेशन ज्यादा बी और सी में है। तो इन दोनों कप्स में बाद में जाके आपको पानी इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा। पोटैटो से पानी पूरा कप के सेंटर में जाएगा। क्यों जाएगा, समझ में आ गया ना। पहले बाहर के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक, तो पानी तो ऑलरेडी जा रहा है पोटैटो के अंदर, पोटैटो से फिर और बाहर को उसके सेंटर में जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन इंक्रीज है, तो पानी का एक डायरेक्शन बना हुआ है फ्लो का। क्लियर, अंडरस्टूड। अब यहां पर कुछ होगा क्या, यहां पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पोटैटो यहां पर क्या है, बॉइल्ड है, तो जस्ट एक एक्चुअल बोल की तरह ही काम कर रहा है वहां पर, बाकी कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स। तो यहां पर देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन होलोड पोर्शन ऑफ कप्स बी एंड कप सी। दोनों में क्यों भाई पानी इकट्ठा हुआ, कैसे लिखेंगे आंसर। कप बी हैज शुगर, कप सी हैज सॉल्ट, सो दिस हैज क्रिएटेड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनसाइड द कप। कप के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया, सो नाउ दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक, hypertonic to potato, hypertonic to water in the beaker, right? So now water moves into the cup by the osmosis through the selectively permeable membrane of the potato, right? And that is why water gathers in the hollowed portion. Simple. Next question, why is cup A necessary for this experiment? बेटा कप A को यहाँ पर क्यों लिया गया है, इसके अंदर ना तो सॉल्ट डाला, ना तो शुगर डाला, ना बॉइल किया, फिर भी लिया हुआ है। क्यों, बिकॉज दिस इज द कंपैरिजन कप, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं,
है ना. सो दिस गिव द एग्जैक्ट कंपैरिजन फॉर द रिजल्ट. सो कप ए इज द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मेन कंट्रोल वही है. इट हेल्प अस टू कंपेयर द रिजल्ट एंड प्रूव दैट सॉल्ट एंड शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर गैदरिंग. इससे ये भी हम कंफर्म कर सकते हैं भाई इसके अंदर सॉल्ट था, शुगर था, इसीलिए वाटर गैदर हुआ है. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी. भाई डी में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पोटैटो बॉइल्ड था, सारे सेल डेड थे. सिंपल. कप ए में क्यों नहीं हुआ? इसलिए बिकॉज जो उसका होलोड पोर्शन था वहां ना सॉल्ट है ना शुगर है, तो कंसंट्रेशन चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं, ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज. सो वाटर मूवमेंट नहीं होगा. ठीक है. देखो आंसर. सिंस सॉल्ट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द पोटैटो सेल. पोटैटो सेल की बात हो रही है, पोटैटो हॉलो कप की बात नहीं हो रही है ना. तो पोटैटो के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होते हैं. सो द कंसंट्रेशन इनसाइड द पोटैटो इज हायर देन द प्लेन वाटर आउटसाइड. हम बीकर के रिस्पेक्ट में आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना. तो इससे होगा क्या? इट मीन्स पोटैटो इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. जो पोटैटो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है, राइट. जो बीकर का पानी है वो हाइपोटोनिक है पोटैटो के कंपैरिजन में. सो वाटर एंटर्स इनसाइड द पोटैटो सेल बाय ऑस्मोसिस. तो पोटैटो के अंदर तो पानी जाएगा, राइट. पोटैटो के अंदर पानी जाएगा. नाउ सिंस देयर इज नो सॉल्ट और वाटर इन द होलोड पोर्शन, होलो वाले पोर्शन में तो कुछ नहीं है ना. सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द पोटैटो कप. सो पोटैटो कप के अंदर वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई भी सॉल्ट डिफरेंस नहीं है. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. cup D has sugar but it is a boiled potato. Now boiling destroy the cell membrane, so dead cell cannot perform the osmosis, so no water gathers there. Simple. Chalo next one here. Question number 11. Identify the pair that incorrectly matches the cell organelle with its function. Okay, cell organelle दिए हुए हैं, function दिए हुए हैं, कौन सा incorrectly matched है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस ट्रू है ना, पता है ये. SER दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लिपिड एंड सेल्यूलोज सिंथेसिस. सेल्यूलोज सिंथेसिस नहीं होती बेटा. लिपिड के साथ हार्मोन की डाइजेशन, हार्मोन का सिंथेसिस होता है ना. सेल्यूलोज इज अ काइंड ऑफ स्टार्च, तो यहां पे सिंथेसिस नहीं हो सकती. दिस इज रॉन्ग. लाइजोसोम, लाइजोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं. सो डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट, यस. जो भी इन्वेडिंग अगर कोई बैक्टीरिया होगा कुछ होगा तो उसको लाइजोसोम डाइजेस्ट कर सकता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये वाला रॉन्ग है. लिपिड एंड सेल्यूलोज सिंथेसिस रॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करवाना. अगर माइटोकॉन्ड्रिया हटा देंगे तो सेल के पास एनर्जी नहीं रहेगी, तो सेल फंक्शन होंगे ही नहीं, सेल डेड, राइट. सिंपल. आंसर कैसे लिखेंगे? Mitochondria are the powerhouse of the cell. They produce energy which is utilized for all the cell activities, right? Now, if all mitochondria are removed, then cell will have no energy supply, so no cellular activities can take place, right? Cell cannot perform movement, growth, repair, जो basic function है वो कुछ नहीं कर सकता, and cell will eventually die. ये बहुत simple है, ठीक है? Next question, question number 13. Which phenomenon inhibits the formation of tumor in the human body? Can plants also develop tumors? Explain. बेटा ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर्स कैसे कौन इनहिबिट करता है? कौन सा वो फंक्शन है? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, राइट. सेल परफॉर्म्स दिस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. क्या होता है यहाँ पर? सेल जैसे ही किसी दूसरे सेल के कॉन्टैक्ट में आता है यानी क्राउडेड फील करता है तो वो सेल डिवीजन बंद कर देता है, राइट. तो वहां पे एक्स्ट्रा सेल का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, सो ट्यूमर नहीं होता, राइट. जहां पर भी कैंसरस सेल होंगे या ट्यूमर सेल होंगे वहां पर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की जो प्रॉपर्टी होती है सेल की वो खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए वहां पर ट्यूमर हो रहा होता है. ठीक है. सो कैसे लिखेंगे आंसर? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इनहिबिट्स द ट्यूमर फॉर्मेशन, राइट. फर्स्ट आंसर. नाउ इट इन नॉर्मल एनिमल सेल्स सेल डिविजन स्टॉप्स व्हेन सेल टचेस द नेबरिंग सेल. जैसे नेबरिंग सेल के टच में आएगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से सेल डिवीजन बंद. दिस प्रिवेंट्स ओवरक्राउडिंग एंड प्रिवेंट द ट्यूमर फॉर्मेशन, राइट. कैंसर सेल्स, जो कैंसर सेल होते हैं दे लूजेस द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी एंड कीप ऑन डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली, दैट्स व्हाई ट्यूमर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांट ऑल्सो डेवलप ट्यूमर्स. यस बेटा प्लांट्स में भी ट्यूमर होता है, वहां पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन ये रीजन नहीं है ट्यूमर का.
जो प्लांट होते हैं वो अलग तरीके से ग्रो करते हैं, राइट। अब वहाँ ट्यूमर क्यों होता है? फिर वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पर जो सेल डिवीजन नॉर्मल माइटोसिस मियोसिस हमने पढ़ा था वो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्रोमोसोम में नंबर में गड़बड़ हो सकती है ना, तो उसकी वजह से भी ट्यूमर हो सकते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर एरर्स इन द सेल डिवीजन, दीज आर द टू कॉजेज ऑफ ट्यूमर्स इन द प्लांट सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यस, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसमें सारे प्रोटीन एंड ये लिपिड्स होते हैं, हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में, राइट। विच सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? भाई कौन सा सेल ऑर्गेनल सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करता है? बेटा सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन और लिपिड जिससे कि सेल मेम्ब्रेन बनती है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन सा करता है? बता दिया मैंने, अभी डिस्कस किया था, है ना। राइट द पाथ of these compounds from their site of synthesis to the cell membrane and show this through a labeled diagram. Proper flow chart के साथ दिखाना है बेटा आपको ये। अब बताओ, प्रोटीन और लिपिड से फॉर्मेशन होना है सेल मेम्ब्रेन का, तो पहले आप ये देखो कि प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कहाँ हो सकता है? कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम होंगे वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा, जहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर लिपिड्स का सिंथेसिस होता है ना। उसके बाद सिंथेसिस के बाद हमको सेल मेम्ब्रेन तक जाना है ना, तो सेल मेम्ब्रेन तक जाएंगे इसका मतलब उनका ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएंगे वो? पैकेजिंग सेंटर में, गोल्गी एपरेटस में, राइट। वहां पर उनकी पैकेजिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, उसके बाद उनको पैकेट में, छोटे छोटे पैकेट में पैक करके भेज दिया जाएगा। वो पैकेट का नाम क्या है? वेसिकल्स, ठीक है। आंसर देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले हमको चाहिए प्रोटीन एंड लिपिड, इनका सिंथेसिस कहाँ होता है भाई? इनका होता है प्रोटीन का सिंथेसिस। सिंथेसिस कहां हो रहा है? आरईआर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर राइबोसोम में, है ना। लिपिड का सिंथेसिस कहां होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दोनों बन गए, बनने के बाद इनको गोल्गी एपरेटस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। ट्रांसपोर्ट होंगे ये दोनों के दोनों गोल्गी एपरेटस में। यहां पर इनकी होंगी मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग इनटू द वेसिकल्स। वेसिकल्स के थ्रू ये फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहां? सेल मेम्ब्रेन में, और वहां पर सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो सिंपल फ्लो चार्ट, क्लियर। चलो मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वुड हैपन इफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन? बेटा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, जहां पे हमने स्किन सेल में देखा था कि अगर वहां मायोसिस होगा तो क्या होगा। यहां पूछा है गैमीट्स जो कि सेक्स सेल है, स्पर्म या एग, वहां पर अगर माइटोटिक डिवीजन होने लग जाए तो सेम वही कंसेप्ट है, क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड करता है सब कुछ, है ना। यहां पर बेटा जो गैमीट्स होते हैं दे आर, जो 46 नंबर के क्रोमोसोम है उनका हाफ होता है, यहाँ पर 23 होता है। ये 23 एक गैमीट दूसरे गैमीट से मिलता है, फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, जो उससे कि नया इंडिविजुअल बनेगा, और उसमें 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, बताया था। लेकिन माइटोटिक डिवीजन में क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन में जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहते हैं डॉटर सेल में भी, राइट। 46 क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अब सोचो अगर स्पर्म में 46 और एग में भी 46, मान लो ये एग और ये स्पर्म, दोनों में 46 और दोनों का फ्यूजन हुआ, बन गया जाइगोट, तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे भाई? यहां तो हो गए कितने? 92। तो 92 क्रोमोसोम के साथ क्या कोई बॉडी फंक्शन कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट, वहां पे जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर देखो, नॉर्मली गैमेट्स फॉर्म्ड बाय मायोसिस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। सो गैमेट्स वुड हैव फुल क्रोमोसोम। अगर भाई माइटोसिस शुरू हो जाएगा तो वहां पर जो गैमेट्स होंगे उनमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? स्पर्म भी फुल, एग में भी फुल, तो फिर हो जाएंगे डबल क्रोमोसोम नंबर, है ना, डबल हो जाएंगे। नाउ दिस वुड कॉज अ सीरियस जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनिज्म वुड नॉट सर्वाइव, नॉर्मल डेवलपमेंट वुड बी इम्पॉसिबल, ठीक है। सब कुछ क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड कर रहा है, वहीं पे आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ फार्मर दीपा was very happy with the harvest of amla, that is Indian gooseberry, है ना, and lemons on her farm. However, she could sell only 1/4 of the produce in the local market. Now, recognizing the significant amount of produce may be lost post harvest,
she employed a traditional yet scientifically sound method to extend the shelf life of amla and lemons. She turned perishable produce into profitable products such as pickles and sharbat. Okay, she used the excess produce to prepare pickles, murabbas and sharbat by adding appropriate amount of salt, sugar or jaggery to small pieces of fruits and their juices. These were then stored in a small glass bottle for sale, helping her prevent the wastage of the post-harvest produce. This shift from farming to agro-processing would strengthen food security and boost the local economy, creating a sustainable model that cuts waste while increasing her income. Based on the above passage, answer the following question. प्रॉपर केस बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना. क्या हुआ है यहाँ पर बेटा, जो ये फार्मर दीपा है उसके फार्म में बहुत अच्छे लेमन और आंवला हुए, लेकिन वो ज़्यादा सेल नहीं कर पाई उनको, है ना, सेलिंग हुई नहीं. तो अब उसको वेस्ट नहीं करना था, तो उसने क्या किया, उनका पिकल बना दिया, अचार बना दिया, मुरब्बा बना दिया, राइट. और इनमें क्या पड़ता है, जितने भी अचार या मुरब्बा बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर एंड सॉल्ट होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो जितने भी खराब यानी डिकम्पोजर्स होंगे, बैक्टीरिया फंजाई, अगर वहाँ आएंगे तो उनके सेल में क्या होगा, सारा का सारा वाटर बाहर आ जाएगा. यस, फिर क्या होगा, दे विल बी डेड. अगर डेड हैं तो इसका मतलब आपका फूड खराब नहीं होगा. सो बेसिकली साइंटिफिक मेथड क्या है यहाँ पर, ऑस्मोसिस वाला, है ना. शी अप्लाइड दैट. आंसर देखो प्रॉपर कैसे लिखेंगे इसका क्वेश्चन. Which scientific concept has the farmer applied in the preservation of the farm produce? कौन साइंटिफिक मेथड है, कौन सा है, ऑस्मोसिस का. सिंपल है ना. सो फार्मर हैज अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द एडिशन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई. बेटा हाई कंसेंट्रेशन, हम देखो हाई बोल रहे हैं, हाई कंसेंट्रेशन का मतलब हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये, किसके लिए, ये स्पॉइलेज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई के लिए. जैसे ही बैक्टीरिया एंड फंजाई इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएंगे तो उनकी बॉडी का जितना भी लिक्विड है, वाटर है, वो सारा बाहर आ जाएगा, दे विल बी डेड, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट. आंसर, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर क्रिएट्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अराउंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो एज अ रिजल्ट वाटर मूव्स आउट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई बाय ऑस्मोसिस. Due to the loss of water, microorganisms shrink and die. वहीं पे death. This prevent the spoilage of food. Simple. चलें next question number 3. Question number मतलब third part of this question. Suggest a healthy recipe of this kind of food preservation. Healthy recipe. पिकल और जो मुरब्बा है उन्हीं की रेसिपी बता दो, क्योंकि पैराग्राफ में तो बताई नहीं है ना. तो कैसे बताओगे. आंवला, मान लो यही इंडियन जो गूसबेरी है उसका अगर अचार बनाना है, पिकल बनाना है, तो क्या करोगे भाई, कट आंवला इनटू पीसेस. जैसे मैंगो को कट करते हैं, नींबू को कट करते हैं, वैसे इसको भी पीसेस में कट करो. ऐड सॉल्ट एंड मस्टर्ड सीड. मस्टर्ड सीड नहीं लिखना तो यहाँ पे क्यूमिन सीड कुछ भी लिख सकते हो, बहुत चीज जलती है, ठीक है. स्टोर इन अ ग्लास जार. सॉल्ट क्रिएट्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. प्रिजर्व आंवला फॉर अ लॉन्ग टाइम. शॉर्ट आंसर, ठीक है. अब डिटेल रेसिपी मत लिखने जाना यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द साइंटिफिक वैल्यूज एड्रेस्ड इन दिस केस. क्या साइंटिफिक वैल्यूज एड्रेस हो रखी हैं भाई, वो फूड प्रिजर्वेशन है ना. फूड प्रिजर्वेशन का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है. आंसर प्रॉपर कैसे लिखेंगे. फार्मर दीपा अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस टू प्रिजर्व फूड, राइट. सो दिस शोज साइंटिफिक वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड सस्टेनेबल थिंकिंग. सो यहाँ पर जितने भी साइंटिफिक वैल्यूज हैं सब लिख लो यहाँ पर. एप्लीकेशन ऑफ साइंस, ऑब्जर्वेशन है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस है एंड सस्टेनेबल थिंकिंग. क्लियर, अंडरस्टूड. चलो, so with this we are done with this all questions also. I hope you were able to understand each and every concept of this chapter, but still having any doubt or facing any difficulty, you know what are you supposed to do. Comment, I will revert back. ठीक है. चलो, see you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.